ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसीए अली कोचिंग अकेडमी एंड अली सीरीज बुक्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमने किया था और फिर उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद लेक्चर नंबर 2 हम लाए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया, लेकिन जब क्लास ली पता चला आखिर में आवाज़ नहीं थी। तो जब आवाज़ नहीं थी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, और दोबारा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 1 मिनट बाद फिर आवाज़ बंद हो गई थी। तो ये तीसरी दफ़ा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एनीवेज, आपने एक और रिक्वेस्ट की थी कि सर हम कौन सी किताब इस्तेमाल करें, तो आपके लिए रिकमेंडेड बुक दिस इज केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। और ये एक ऐसी किताब है जो कोई भी एंट्री टेस्ट आप देते हैं तो उससे पहले आपके पास ये किताब होनी चाहिए। देखो, इस किताब की खासियत मैं बताऊँ आपको। पहली बात ये है जनाब कि ये एक आपको डीप कंसेप्ट मिलते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जितनी कंसेप्ट हैं, ये चीज़ें हैं, आपको इधर मिल जाएगी। दूसरी, शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, जो कि आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी सिवाय इधर की। दिस इज द ओनली बुक विच कैन गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इट गिव्स यू ऑल दोज थिंग्स। ये पहली दफा कहीं हिस्ट्री में हुआ है कि एक ऐसी किताब जिसमें आपको शॉर्टकट्स, निमोनिक्स, कंसेप्ट, इसके अलावा क्वालिटी इलस्ट्रेशंस एंड चार्ट्स। यहाँ पर चार्ट्स की जरूरत है ना केमिस्ट्री में, वहां पर आपको मिलते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, जहां पर एक्सेप्शनल केसेस की जरूरत होती है वो। डाउटफुल पॉइंट्स आर क्लियर्ड इन सिंपल वे। ये जो शॉर्ट रिलेशंस दिए हैं, इजी वे दिए हैं, आपको पूरा का पूरा एक छोटी सी रिलेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आते हैं टेबल्स ऑफ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। कई बार कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं तो उसकी टेबल्स दी हैं और आप जाके उससे देख के फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज है या और चीजें हैं बहुत सारी, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको बाकायदा लिस्ट ही दी है। नंबर ऑफ कार्बन का किस किस के साथ रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ, मेल्टिंग पॉइंट के साथ, डेंसिटी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ, तो वो सारी चीजें दी है, सॉल्युबिलिटी वगैरह जो भी है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर 4500 सिर्फ एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं। उसके साथ पास्ट पेपर एमसीक्यूज है, एमडीकेड है, नम्स है, एफएमडीसी है, नस्ट है, नम वगैरह वगैरह सारी दी है। और साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी है, यानी 6500 एमसीक्यूज। 6500 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको मिलते हैं। नंबर 1, नंबर 2, आपको तमाम कंसेप्ट, ट्रिक्स, निमोनिक्स, शॉर्टकट्स। तो दो किताबें मैं इस वक्त रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, जो कि आपको याद होनी चाहिए। भाई, दो किताबें आपने पढ़नी है, और वो दो किताबें कौन कौन सी हैं? तो उसमें से पहली किताब है, वो किताब है केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। ये किताब आपको पता होनी चाहिए। पहली किताब द स्ट्रांगली रिकमेंडेड इज केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। और जो दूसरी किताब है जो कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, उसका नाम है कॉलेज केमिस्ट्री। भाई, कॉलेज केमिस्ट्री बाय अली सीरीज। अच्छा, बाय अली सीरीज। ये आपको, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप कर सकते हैं 0345458601 इस नंबर पे, या आप 0300 हैं 9354 220, ये नंबर है। और ये भी नहीं है तो आपको एक और नंबर मैं देता हूँ, 749337 इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने अपनी किताब जो है मंगवा सकते हैं। या आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, acamdcat.com या aliseries.com.pk। तो आप कहीं भी जाके अपनी बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? ओके जनाब, ये तो हुई जनाब आपकी बुक की किताब। दूसरी बात आती है जनाब, मेरा नाम है अली सिदेस और मैं हूँ आपका एमडीकेट ईटा इंस्ट्रक्टर, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 13 ईयर्स। 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे जनाब, इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसके बाद बॉन्ड फिशन आता है। भाई, बॉन्ड फिशन क्या है? देखो, एक बॉन्ड है, एक फिशन है। तो फिशन कहते हैं तोड़ने को। दो चीजों को जब तोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फिशन, राइट? अब फिशन दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं होमोलाइसिस और दूसरे को कहते हैं हेट्रोलाइसिस। होमो लफ्ज निकला है सेम से, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को, और यहां भी कहते हैं स्प्लिटिंग को। अब दोनों का मतलब क्या है तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। होमोलाइसिस का मतलब है कि सेम स्प्लिटिंग होती है। हम कहते हैं यार, होमोलाइसिस जब होती है ना तो उसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। इसका मतलब क्या होता है नॉन पोलर? नॉन पोलर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो कैसी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो जब फॉर एग्जांपल आपने लिया फ्लोरीन है और दूसरी फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, ये दो फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है। अब ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फॉर एग्जांपल 4 है, इसकी भी 4 है, 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब है ये नॉन पोलर है। या आप ले सकते हैं O और O का बॉन्ड है, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आप कहेंगे सर 3.5,
इस O की क्या है 3.5, दोनों माइनस करें कितनी आती है 0। सब इस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितनी भी है, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। तो अब नॉन पोलर कंपाउंड जब भी आएगा वहीं पर होमोलाइसिस होगी या होमोलाइटिक फिशन होगी। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो नंबर 1, भाई ये लाइट इसके लिए चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए या कैटलिस्ट चाहिए। अब इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट है, खास कैटलिस्ट है, और वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखो ए ने बॉन्ड बनाया है, ए और ए ये बॉन्ड बना है। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, नॉन पोलर कंपाउंड है तो बॉन्ड भी नॉन पोलर है। अब ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आता है, दूसरा दूसरे के पास आता है। जैसे ही चला जाता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम कहते हैं जो होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिशन। इसका जो दूसरा नाम है, ये जो होमोलाइसिस का दूसरा नाम है वो है होमोलाइटिक फिशन। होमो आप जानते हैं सेम, लाइटिक कहते हैं स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग को, और फिशन उस फिशन को कहते हैं। तो वही उसको होमोलाइटिक और हीट्रोलाइटिक को कहते हैं, मतलब ये कि होमोलाइसिस हीट्रोलाइसिस को कहते हैं हीट्रोलाइटिक फिशन। मतलब ये कि हमारे पास 2 किस्म की फिशन है, और एक को कहते हैं होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइसिस, दूसरे कहते हैं हीट्रोलाइटिक फिशन या हीट्रोलाइसिस। यू अंडरस्टैंड नाउ? तो फिशन बॉन्ड टूटने को कहते हैं, बॉन्ड टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, होमोलाइसिस। और फिर दूसरा हम लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि बॉन्ड हमने लिया और वो पोलर बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? पोलर। ये मैं चूंकि बाद में बता दूंगा, ये हम इधर तक आए थे एक्चुअली, पोलर बॉन्ड है तो मैं लूंगा इधर हीट्रोलाइसिस या हीट्रोलाइटिक फिशन। अब देखो अगर आपके पास एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ए और बी है, हमें पता है ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ऐसा होता है ना। अब कंसीडर करो इसमें जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये ए है और ये बी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर करीब आ जाएंगे। तो जब करीब आएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जब आएंगे, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम कहते हैं इसको पोलर बॉन्ड। ये पोल्स है अब इस पे, तो पोलर बॉन्ड हो गया। अब जब पोलर बॉन्ड हो गया ना, अब हो गया यार ना कि ये जो ए और बी का बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तो याद रखना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ए है इससे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब याद रखना यहां पर तो जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। लेकिन ये है ना, ये इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एनाइन, और इसको हम कहते हैं कैटाइन। अब देखना एनाइन और कैटाइन, तो आपको पता है भाई एनाइन जब होगा इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज। एक और चीज है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है, इसकी प्रॉपर्टी किस तरह है, यानी इसका बिहेवियर किसकी तरह है, ये आपने बताना है। तो याद रखना ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल असल में होता है बेस। क्या होता है? बेस। तो अब आपने कमेंट करना है और बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल बेस है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये आपने अभी कमेंट करके बताना है। वही हमने बात की, बॉन्ड फिशन होती है, बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड 2 तरीकों से टूटता है, एक ये कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे। तो जब दोनों तरफ जाएंगे तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या एनाइन, और दूसरा कैटाइन होता है। तो वही हमने ये पढ़ा कि जनाब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। इसकी नेचर एसिडिक और इसकी नेचर बेसिक, एसिड और बेस होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? एनीवेज, एसिड और बेस का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी हमने लिया है, और डिटेल में जो हमारे ऑनलाइन या फिजिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये लेक्चर हम दिया है, और अगर नहीं है तो इसके बाद कहीं पर हम इसका तबसरा करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स।
एनीवेज फिर हम आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। तो देखो फ्री रेडिकल के बारे में हम बात करें ना फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल होता है ना, ये वेरी वेरी मच रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? ये वेरी वेरी रिएक्टिव, ये नहीं वेरी मच रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज वेरी रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिव है, याद रखना, ये जब रिएक्शन करता है ना, ये मुसलसल रिएक्शन करता है, मुसलसल, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? चेन रिएक्शन। ये मुसलसल रिएक्शन करता है और इसके रिएक्शन स्टॉप नहीं होता जब तक सारे के सारे फ्री रेडिकल खत्म ना हो। ये रिएक्शन करता है करता है करता है, ये किसी और में फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, वो किसी और में फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, जाके दो फ्री रेडिकल मिलते हैं तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है। अब देखना, होता ही है ना, इसकी जो नेचर है वो है पैरामैग्नेटिक। ये कैसी है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, आपको पता है मैग्नेटिज्म दो किस्म का है, एक को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और एक को कहते हैं डायमैग्नेटिक। पैरा का मतलब ये होता है कि ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। आप मैग्नेट में रखेंगे, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, इसको हम कहते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक। ओके जनाब, अब पैरामैग्नेटिज्म की हमने बात की जनाब, ये पैरामैग्नेटिक है। अब ये पैरामैग्नेटिज्म की रीजन क्या होती है? अब आपको ये रीजन पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर रीजन का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोलॉजी फिजिक्स में वी डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर व्हाट इज द रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखना इधर, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म कॉज करता है, आपको पता होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म कॉज करता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कॉज करता है, ये स्ट्रेंथ भी कॉज करता है, ये हार्डनेस भी कॉज करता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। एनीवेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल कैसे? देखो हमने कहा ना Cl और Cl का बॉन्ड है। अब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है दोनों के। अब ये बॉन्ड टूटता है, जब बॉन्ड टूटेगा तो हमें पता है कि हर एक क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ये जाके बनाएगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये दोनों फ्री रेडिकल बन गए। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गए ना, ये अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। अब कहेंगे सर कैसे? देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके आउटरमोस्ट शेल में? तो देखो हम काउंट करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल वाला, और उसकी 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ये है और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑड नंबर होते हैं, तो इसमें एक ये ऑड नंबर होता है और इस ऑड में 1 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आई समझ में बात? देखो कार्बन ने फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाया है, ये हाइड्रोजन है, और जाके इसने एक फ्री रेडिकल बनाया, कंसीडर करें किसी ने इसमें फ्री रेडिकल इंपोज किया। ये फ्री रेडिकल जो यहां पर बना है ना, अब देखो कार्बन के अगर बॉन्ड काउंट करें, इधर सारे काउंट करें, कितने बॉन्ड है? तो 3 बॉन्ड है। हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस 1, कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 अगेन दिस इज एन ऑड नंबर, और इसी ऑड के अंदर एक अनपेयर्ड होता है। एक क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी अनपेयर्ड की वजह से देखो 2 बातें। अब आप मुझे कहेंगे ना कि सर 7 इलेक्ट्रॉन तो आम एटम ऑफ क्लोरीन के पास भी होता है, तो अब मुझे बताएं कि फ्री रेडिकल में भी तो 7 है, जिसको आप फ्री रेडिकल कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एटॉमिक क्लोरीन। एटॉमिक क्लोरीन से फ्री रेडिकल क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्यों है? उसकी एक वजह है, मैं आपको एक बात बताता हूं वैसे समझने के लिए, कि आप समझाने के लिए तो आप समझ जाएं। अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे ना, तो आप खुद ब खुद आप क्लियर हो जाएंगे। एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, और दूसरी लड़की है, उसकी शादी हो गई है। जो शादी हो गई ना, उसकी तलाक हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ टाइम बाद, और दो लड़कियां हैं। मुझे बताओ इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वो शादी, दूसरी शादी या नहीं शादी कौन करना चाहेगा? ये भी कुंवारी, वो भी कुंवारी। कुंवारी का मतलब है कि अभी शादीशुदा नहीं है, दोनों गैर शादीशुदा है दोनों, ठीक है। अब अगर ये दोनों जो भी है गैर शादीशुदा है, लेकिन मतलब शादी नहीं हुई दोनों की, मतलब ये कि दोनों का हस्बैंड नहीं है, अब सिक्योरिटी इसको ज्यादा चाहिए या इसको चाहिए? तो जो शादी हुई है, जो इसको
ऑफ कोर्स जिसकी डिवोर्स हो गई है तो वो लोनलीनेस ज़्यादा फील करेगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। यू अंडरस्टैंड? वो डेफिनेटली वो जो गया होता है उसके गम या जो भी है उसकी डिपार्चर या whatever will give, it'll make it more reactive. If a person comes, कंसिडर करें उसकी डेथ हो गई है उसके हस्बैंड की और उसका हस्बैंड नहीं है या तलाक हो गई है, तलाकशुदा लड़की को एक लड़का आता है और कहता है मैंने तुमसे शादी करनी है, तो वो जल्दी शादी करेगी। या वो दूसरा लड़की अगर उसकी शादी या मंगनी नहीं हुई है यानी ठूठी नहीं है और ऐसे, तो वो नखरे ज्यादा करेगी ना पहले वाली। शायद वो कही यार मैं इतनी लड़की मेरे पीछे है और तुम, ठीक है, फिर वो नखरे करेगी। लेकिन दूसरी वाली अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है तो यस, शी विल से यस, यू अंडरस्टैंड, और उसके साथ शादी करेगी। तो इस तरह इसकी कहानी भी होती है। जब ये बांध टूट जाता है ना, टूट जाता है, तो उस तरह लड़की भी टूट जाती है और लड़का भी टूट जाता है जिसका जिसकी तलाक हो जाती है। वो टूट टूटने के बाद वो जल्द से जल्द शादी करना चाहिए। ये टूटने के बाद जल्द से जल्द किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। और केमिस्ट्री के अंदर जब हम बॉन्ड की बात करते हैं ना, उसकी बात हम ऐसे करते हैं जैसे शादी की बात होती है। शादी भी एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो बंदे साथ रहते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी सारी वो है। लड़की कहेगी कल नहीं यार मेरा आपके साथ बना नहीं, बाय बाय। लड़का कहेगा मेरा आपके साथ बना नहीं, बाय बाय। फिर बहाने ढूंढते हैं। अब देखना, हम ये कहते हैं कि when you want to do something there are 1,000 ways to do it and if you don't want to do it there are 1,000 excuses to make। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हजार चीजें होती है, हजार तरीके होते हैं कि आप उसको करें। इन्हें आप जब बाण बनाना चाहें तो हजार तरीके होते हैं कि आप बाण बनाएं, और अगर ना बनाना चाहें there are 1,000 ways to make excuses, यानी आप हजार बहाने होते हैं कि आप एक्सक्यूज बना के एक दूसरे से जुदा हो जाए। तो अब इस बात को याद रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट करके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इससे एक्सप्लेन करेंगे। पहली शादी वाली बात याद रखना, शादी वाली बात याद रखना कि भाई बाण बनता है तो वो शादी की मिसाल होती है। क्योंकि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं तो वो यही जो आम तौर पे लोग ताल्लुक रखते हैं, दोस्त है और बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड होता है और बहुत सारी फ्रेंड्स होते हैं, तो ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लेकिन बाण एक के साथ बनता है, हम उसको कहते हैं एक के साथ बाण बनता है, उसको हम कहते हैं दैट इज शादी इन केमिस्ट्री। अब इस कंसेप्ट को जब मिलाएंगे आप और इस कहानी को समझेंगे आप, आपको समझ आ जाएगी कि यार असल में केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को हम कैसे समझेंगे। तो ये आप समझ गए जनाब। ओके, एक और बात याद रखना, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है एक्चुअली, ये प्रॉपर्टीज मैंने पहले लिखी थी। लेक्चर मैंने आपको कहा कि तकरीबन 45 मिनट्स का लेक्चर मैंने दिया। जब देखा तो उसमें आवाज़ नहीं थी जब आवाज़ नहीं थी तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। मुझे दोबारा बनाया, जो बनाया तो 1 मिनट बाद फिर से आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा, अब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक और बात याद रखना कि ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज होता नहीं है। देयर इज नो चार्ज ऑन इट, देयर इज नो चार्ज ऑन इट। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखो चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत फिर भी रिएक्टिव है। ये बात याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आप लिखिएगा या अपने साथ इसकी पिक्चर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पिक्चर लेके या लिखिएगा और अपने साथ नोट करिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। मैं आपको अभी जो करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेकिंग। ओके जनाब, ओके हम अभी जो पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त वो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी एक मिनट रिएक्टिविटी order of free radical। हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फ्री एक्टिविटी ऑर्डर हम पढ़ेंगे। देखो एक बात तो आपको क्लियर है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी, ये लेक्चर नंबर 2 है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बात की थी कि स्टेबिलिटी का, मैंने आपको बताया था, बार बार हम इस बात को दोहराएंगे कि स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है। तो हम मुझे कहेंगे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ताल्लुक इनवर्स है। हमने इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है, ये रिएक्टिविटी है, अच्छा पूरा करना है आपने, जगह कम थी तो। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का रिलेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। यू अंडरस्टैंड, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने एक ऑर्डर लिखना है, ये ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए बी है और कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी के लिए बी है।
समझ आई बात? इसकी मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल आप सुनेंगे तो आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह आपको ये सब क्लियर होगा। ऑर्डर इसका और उसका सेम है। मुझे लगता है मुझे ये मिटाना चाहिए, क्योंकि मैं साथ लिखूंगा वो थोड़ा सा डबल बोर्ड आ रहा है ना, वो बोर्ड तो सब कैमरे में आने लगे, वाइड एंगल है लेकिन कैमरा तो वाइड एंगल है लेकिन मसला होता है फिर वो उसमें नजर आने में। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ये जो मैंने लिखा है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल लिखा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक लड़की है, इसको हस्बैंड ने तलाक दी तो फ्री रेडिकल बना। इसकी जितनी भी बाई हैं वो सारे के सारे गरीब है, इसको पैसे से नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते। नंबर एक, एक और लड़की है, उसको तलाक हुई लेकिन उसका एक भाई अमीर है जिसको पैसे देता है। एक और मैं लिखता हूं, एक लड़की दूसरी है जिसकी तलाक हो गई लेकिन उसके दो भाई अमीर हैं। एक और लड़की है जिसको तलाक हो गई लेकिन उसके तीनों के तीनों भाई अमीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। अच्छा, और ये आपने बिल्कुल इस एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है। इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना, यकीन करिए दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आए या जैसे भी आए वो गलत नहीं कर सकते आपको, या जैसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए या कुछ भी आए वो आपको गलत नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है आपके साथ। जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं उसी एग्जाम्पल को एज सच आपने लेनी है और उससे आपने समझनी है। मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल है वो कौन होगा? मतलब स्टेबल वो होगा ना, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसका हस्बैंड, उस लड़की का हस्बैंड था जो उसको पैसे देता था, तलाक हो गई या मर गया, अब कोई देने वाला नहीं है, वो नहीं देता, और उसकी जो बहन है वो सारी गरीब है, तो ये बेचारी क्या होगी? दिस विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं ना, किसका ऑर्डर? रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं। तो जब रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं तो भाई दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस वन। इसका एक भाई और इसके दो भाई अमीर है, तो भाई इसका मतलब असल में आप एक मिनट मैं ऐसे करता हूं, अब इसके दो और इसकी तीन, जो तीनों तीनों इसको पैसे देंगे तो ये क्या होंगे? ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है, उसकी जब वो हो गई, क्या नाम है, ये तलाक हो गई। अब तलाक के बाद मसला ये है जनाब कि उसको पैसे देने वाला कोई नहीं है, तो डेफिनेटली वो चाहेगी किसी और से शादी करे। विल दैट बी मोर रिएक्टिव? या उसकी तीन भाई है और उसको जितनी भी पैसे चाहिए उसको देते हैं, मतलब भाई देते हैं पैसे, तो वो विल बी मोर रिएक्टिव। तो ये ज्यादा जल्दी चाहेगी शादी हो जाए या ये चाहेगी शादी? अगर इसका कोई बंदा है ना और उसको कहे यार मैं तुमसे शादी करनी है, तो उसको कहेगी यार छत खाना सब कुछ मिल जाएगा ना, फूड शूट खाना खाना, तो जल्दी शादी करेगी। अगर इसके पास रिश्ता आएगा तो थोड़ा सा ये सोचेगी, नखरे करेगी। डू अंडरस्टैंड नाउ? जैसे आजकल की लड़कियां करती है नखरे, कि फॉर एग्जाम्पल आप शादी की ऑफर करो, वो आगे से नखरे मारती है, यार इससे अच्छा मिल जाएगा, या उसके साथ ताल्लुक बना के कोई और मिला, ओहो मुझे उससे करनी चाहिए थी, तो कुछ टाइम बाद फिर नखरे वखरे शुरू होके फिर ब्लेम करना और ये वो करना, ये सारा शुरू हो जाता है, और फिर जाके रिश्ता वो ताल्लुक तोड़ देती है। एनीवेज, एनीवेज कहने का मतलब ये है जनाब कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कहां पर है? ये इस तरफ हम जाएंगे ना, इस तरफ, ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज हियर, और हम आएंगे इधर इस तरफ तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस दिस साइड, रिएक्टिविटी इंक्रीज यहां पर। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल देता हूं ना, ये सारी की सारी वैसी एग्जांपल्स हैं, ये सीरियस न लेना। ऐसा ना सारी लड़की लिखना शुरू करे, सर व्हाई आर यू अगेंस्ट द गर्ल्स एंड फेमिनिन जो भी कहते हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट ओपिनियटेड और फेमिनिज्म और फेमिनिन व्हाटएवर द नेम इज, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस केमिस्ट्री, और इससे आप केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? एनीवेज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि स्टेबिलिटी हम पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेबिलिटी, और हम पढ़ रहे हैं जनाब स्टेबिलिटी की बात करें तो अब आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कि विच हैज़ मोर स्टेबिलिटी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, आप उसको मैं बता रहा था कि ये पैसे वैसे वाली बात की मैंने, तो जो आर ग्रुप होता है ना, आर, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ लेकिन आप डैम श्योर कि आप समझते होंगे आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप होता है ना, आर, इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है।
ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। यानी अगर यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाओ, इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल लगाओ, ये जो भी है ये इलेक्ट्रॉन देता है उसको। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये उसको स्टेबल करता है। और अगर कोई ऐसी जगह पर आप लेंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और कोई उसको पैसे देगा, यानी तो नेगेटिव चार्ज आर नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, यानी उसको रिएक्टिव करेगा। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन चाहिए और आप आर लगाएंगे ये वाले, तो फिर क्या होगा? वहां पर स्टेबिलिटी आएगी। ये अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ते हैं, अल्काइन पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, उन सब में ये एक यही ऑर्डर है। सो दिस इज द सेम ऑर्डर फॉर ऑल। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, देख लीजिएगा, आई एम डैम श्योर कि आप इसको समझ जाएंगे। उसके बाद आते हैं जनाब एक और चीज जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन की बात करेंगे और कार्बो एनाइन की बात करेंगे, या इसको एक और नाम भी कहते हैं कार्बोनियम आयन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी। फ्री रेडिकल क्या है भाई? जब होमोलाइसिस हो जाती है तो फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, पैरामैग्नेटिक है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और फिर उसका ऑर्डर हमारे पास ये आता है। अंडरस्टैंड नाउ? आई एम डैम श्योर कि ये आपको क्लियर होगा। तो अगर ये आपको क्लियर है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक और क्वेश्चन मेरा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में जल्दी होगा? ये एमसीक्यू है। Which of the following follows more free radical substitution reaction? Yeah, which of the following follows easily free radical substitution reaction? आपने ये जवाब देना है कि easily free radical substitution reaction कौन करेगा? Which of the, ये ऐसा होता है, which of the following, WOF का मतलब होता है which of the following follows readily feasibility वगैरह वगैरह ऐसे अल्फाज आते हैं, या easily free radical substitution reaction। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज्यादा फॉलो होगा? ये जल्दी फॉलो होगा। तो फिर आप बता सकते हैं किस में फॉलो होगा? किस में फॉलो होगा? तो हम कहते हैं जनाब उसमें फॉलो होगा, किस में फॉलो होगा जल्दी, या इसमें फॉलो होगा? इसका जवाब आपने देना है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा या ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन हमें देगा जल्दी? अब इसका जवाब आपने कमेंट में लिखना है नीचे और मुझे बताना है, ठीक है? आई वांट टू सी इट। हाँ जी, हो गया। ओके, अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा और कार्बोकैटायन के बारे में, कार्बो एनाइन के बारे में, या कार्बोनियम आयन के बारे में, या कार्बेनियम आयन के बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहां पर जो हमने बात की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल की, जो कि हमने डिटेल में बात की फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल को गौर से देखिए ना। फ्री रेडिकल को आप गौर से देखेंगे, सॉरी ये चलता है मेरे पास। फ्री रेडिकल को गौर से देखेंगे ना, ये कार्बन है फॉर एग्जांपल, और इसमें के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अगर ये फ्री रेडिकल बना कहां से है? तो ये बना होता है ऐसे, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं ये आपका मॉलिक्यूल है, इसके एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फ्री रेडिकल बनता है। अब दोनों में क्या फर्क है? आप गौर से देखेंगे ना, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड। तो ये टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? गौर से देखना। लेकिन इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये टेट्राहेड्रल अब नहीं है, ये बन जाता है क्या? प्लेनर। अब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 होती है, लेकिन यहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है? sp2 हो जाती है। ये बात याद रखना। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हाइब्रिडेशन कम होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हाइब्रिडेशन कम होती है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, ये अपने साथ ये लिख लेना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हाइब्रिडेशन कम होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हाइब्रिडेशन कम होती है। और एनीवेज हमने बात की जनाब, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हाइब्रिडेशन कम होती है। लेकिन अब ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल देखो आपके पास क्या बना? कार्बोकेट। अब हम आते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलाइसिस, हमें इसे कहते हैं।
हमें पता है हेटेरोलाइसिस में ए और बी का बॉन्ड होता है, जाके ए पर प्लस चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज आता है। एक अब ये जो दो ए है, इस ए को हम कहते हैं, ए प्लस को हम कहते हैं कार्बोकेट आयन, या इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं इसको। जो बी नेगेटिव है इसको कहते हैं कार्बो एन आयन, या इस ओ को ए करो, कार्बेनियम आयन करो, तो ये भी बनता है। एनीवेज, हमारी असल में अभी जो डिस्कशन है वो ये है, वही सारी चीजें हम यहां दोहराएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस की। हमने ये बात की जनाब, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। याद रखना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इवन नंबर होते हैं। तो जब ऑड नंबर हमने पढ़ा कि ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक है, तो इवन नंबर क्या होगा? याद रखना, ये इवन हमें जाहिर करता है, ये क्या है? ये डाया मैग्नेटिक है। ठीक है। अच्छा, मैंने लिया ये कार्बन ऐसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स है, फॉर एग्जांपल ये जाके जाता है तो यहाँ पर हमें देता है प्लस प्लस एक्स माइनस, लेकिन हम इंटरेस्टेड इसमें हैं। अब जब कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस? तो आप कहेंगे 3 बॉन्ड है तो ऑफ कोर्स 3 बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है? ये होती है sp2। डायमैग्नेटिक है, sp2 हाइब्रिडेशन है, और ये हो जाता है कैसा? प्लेनर हो जाता है। समझ आ रही बात? अब एमसीक्यूज में यही सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये आता है। और ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं। आपने इधर से उधर नहीं जाना, बस ये आपने याद करना है, क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये हम बात करते हैं कार्बो एनायन की, यानी ये जो एनायन वाला ग्रुप बनता है ना, ये बी नेगेटिव वाला। जब हम नेगेटिव आता है ना, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बो एनायन हो जाएगा ना, कार्बो एनायन हो जाएगा। अब ये देखिए ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैं जरा काउंट करता हूं। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 2 2 और 2, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है? ये इवन है। तो जब इवन होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा? ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। अब ये डायमैग्नेटिक 8 इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक है। तो जब डायमैग्नेटिक है, हम कहते हैं जनाब ये क्या है? ओके। अब हम आते हैं जनाब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। देखो, मैंने को एक बात बताई थी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये ऑर्डर फॉलो होता है। मतलब ये है कि जनाब मैंने क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर इसको प्लस चार्ज करता हूं, ये प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब सेम टू सेम ऑर्डर है। देखो यहां पर मैंने कहा एक बंदे के वालिद साहब की डेथ हो गई है, वालिद साहब की डेथ हो गई है। अब कोई उसकी कमी पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके जो रिश्तेदार हैं उसको पैसे दे रहे हैं, तो चलो वो स्टडी शडी करता है तो काम चल जाता है। यहाँ पर 2 हैं इसके, यहाँ पर एक रिश्तेदार अमीर है और यहाँ पर एक भी नहीं देने वाला, क्योंकि दुनिया का कमजोर तरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की और भी कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, प्रोटॉन की। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ मैं इन्हें एक बताइए आपको कि जनाब क्या है, दुनिया का कमजोर तरीन कौन है? दुनिया का कमजोर तरीन वो ये है। एनीवेज, हमने ये बात की जनाब कि यहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी उधर सबसे ज्यादा। लेकिन एक और चीज है, नेगेटिव चार्ज अगर हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा? तो मैं जरा आपको बताता हूं, आप इससे पिक्चर ले जरा। ओके, अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, सेम टू सेम चीजें हैं, लेकिन मैं नेगेटिव चार्ज लगाता हूं। जब मैं नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव और एक CH3 है यहाँ पर, एक और मैंने नेगेटिव लिया और यहाँ पर है CH3, ये CH3 है, ये 2 हो गए, और आखिरी है फिर नेगेटिव में लगाता हूं और 3 CH3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी क्या होगी और रिएक्टिविटी क्या होगी? ये इसको उल्टा करो। अब इसको मैंने उल्टा करना है। अब क्योंकि रिएक्टिविटी है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ये मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखता हूं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी,
ऐसे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, कि अगर नेगेटिव चार्ज है, उसके पास पैसा बहुत है और फिर भी देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो सरपिरा हो जाता है, खराब हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पैसे देने वाला नहीं है, तो जो पैसा है वो लगाता है। एनीवेज, तो ये आपको कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता होना चाहिए। मैंने उल्टा लिखा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन ऑल ऑफ दीज, एंड इन दिस केस दिस इज मोर रिएक्टिव। पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना आप उल्टा लिखिए। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट द फिशन, बॉन्ड फिशन हमने बात की, होमोलाइसिस एंड हीटोलाइसिस की बात की। होमोलाइसिस में हमने फ्री रेडिकल डिटेल में पढ़ा और हीटोलाइसिस में हमने ये जो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की बात की है। ये दोनों क्या है, डायमिनेटिक है, वो पैरामिनेट है, वो मोर रिएक्टिव है। ये भी मोर रिएक्टिव, इसमें फिर बहुत सिर्फ होता है रिएक्टिविटी, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और मैंने आपको उसकी कहानी भी सुनाई है कि भाई एक लड़की है, उसकी, डू यू अंडरस्टैंड ना, कहानी आपको याद होनी चाहिए। दिस इज मोर इन, आई एम डैम श्योर कि एमडीकैट में आपकी इंटी टेस्ट में ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो जाके आप मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इस उस पे आए, क्या नाम है, इस चैनल पे आए और ये बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने कुछ नया सीखा है और यहीं तक अगर आपने वीडियो देखी है आखिर तक, इसका मतलब ये है जनाब कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। यू अंडरस्टैंड। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, क्योंकि इसके बाद हमने हेलोजिनेशन पढ़नी है और अल्केन को हम खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इजाजत दीजिए।